Hi, thanks for tuning in. Welcome to my channel. I am Rahul Raz and I'm thrilled to have you here as we embark on an exciting journey to master the English language together. Whether you are a beginner looking to build a strong foundation or an advanced learner aiming to refine your skills, this channel is dedicated to providing you with the practical and engaging English lecture and language sessions. From grammar and vocabulary to pronunciation and conversation practices, I have got you covered. So grab your notebook, pen and a cup of coffee and let's dive into the wonderful world of English. So let's start today's newspaper reading. I will read an interesting article from today's The Indian Express and translate that news article in Hindi and also explain the context and GK from that. In the course of reading the news, we will highlight the important words, and after completing the news article, generally we learn about those words and practice speaking. But today I will not go over speaking practice. Rather, I will take the words of today on next day discussion, the very first thing. Also, we will learn a bit about the GK and GS part from the read news. So let's start. Jump over to the news. So the news I have chosen is from editorial page. That is regarding the RBI rate hike pause. Okay. So the headline is RBI rate hike pause continues, targets 4% इन्फ्लेशन जॉब ग्रोथ. सो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने रेट हाइक को, हाइक मतलब उत्तर प्रगति या बढ़ाना है ना, तो रेट हाइक जो उसका ब्याज दर है उसको अभी बढ़ाया नहीं है, उसको पॉज कर दिया, मतलब रोक दिया है, स्थिर कर दिया है. और पॉज कंटिन्यूज मतलब उसने जो रोक रखा था वो अभी भी बरकरार है, मतलब अभी बढ़ा नहीं रहा है ना ही घटा रहा है. टारगेट्स क्या? 4% इन्फ्लेशन एंड जॉब ग्रोथ. और वो टारगेट क्या कर रहा है आरबीआई कि 4% का मुद्रास्फीति मतलब महंगाई का दर और जॉब ग्रोथ. अगर जॉब ग्रोथ होगा तो तभी जाके वो कम करेंगे और 4% का इन्फ्लेशन आएगा तभी जाके कम करेंगे. तो ये दोनों उनके टारगेट्स में है. द आरबीआई एक्सटेंडेड ऑन रेपो ऑन रेट हाइक्स फॉर द सेकेंड टाइम. सो आरबीआई ने जो अपनी पिछली दोनों मीटिंग्स हुई हैं या दोनों कॉन्फ्रेंसेस में हैं उनमें उन्होंने अपने रेट हाइक नहीं किए. करेक्ट. सो द आरबीआई एक्सटेंडेड द पॉज ऑन रेट हाइक्स फॉर द सेकेंड टाइम. तो आरबीआई ने दूसरी बार ब्याज दर को बढ़ने नहीं दिया या रोक रखा है ना. ऐसा दूसरी बार किया है. ट्वाइस इज ए ट्रेंड, यह दूसरी बार हुआ है. बट गवर्नर शक्तिकांत दास, लेकिन गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, पंक्चर्ड ऑल होप्स है ना, लेकिन उन्होंने इस तरह के सभी आशाओं की हवा निकाल दी. पंक्चर्ड मतलब हवा निकाल देना, ऑल होप्स सभी आशा. इंसिस्टिंग जो इस बात पर जोर दे रहे थे दैट द आरबीआई विल बी डन एंड डस्टेड विथ टाइटनिंग ओनली आफ्टर टू क्लियर आउटकम्स, अ ड्यूरेबल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन एंड अ सुटेबल राइज इन ग्रोथ एंड जॉब्स. सो जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब आरबीआई जो है रेट कम करेगी, चूंकि ये दूसरी बार उन्होंने स्थिर रखा है तो लोगों की उम्मीद थी कि ये इस बार कम करेंगे क्योंकि अप्रैल का जो हमारा महंगाई दर था वो बहुत नीचे गया था. लेकिन ऐसा किया नहीं. शक्तिकांत दास ने सारे उम्मीदों की हवा निकाल दी ये कहते हुए कि दैट द आरबीआई विल बी डन एंड डस्टेड. आरबीआई तभी अपने इस काम को कंप्लीट मानेगा या तभी इससे मुद्रास्फीति जब अच्छी होगी या इसमें जो हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे वो कब करेंगे, तभी जब ओनली आफ्टर टू क्लियर आउटकम्स, जब दो परिणाम निश्चित होंगे. कौन से? और ड्यूरेबल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन एंड अ सुटेबल राइज इन ग्रोथ एंड जॉब्स. सो एक तो ये हो कि ड्यूरेबल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन कि एक बहुत निश्चित लंबे समय तक चलने वाला मुद्रास्फीति में गिराव हो या दर में गिराव हो, है ना, और विकास और रोजगार में अस्थायी वृद्धि हो. एंड सस्टेनेबल, अस्थायी या लंबे समय तक चलने वाला. राइज माने वृद्धि, इन ग्रोथ एंड जॉब्स. तो विकास और रोजगार में अस्थायी वृद्धि हो या फिर मजबूत रूप से मुद्रास्फीति की कमी हो, तभी जाके हम रेट्स को कम करेंगे. राइट नाउ वर्तमान में वी हैव नीदर, इन दोनों में से कुछ भी हमारे पास नहीं है. जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डोमेस्टिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन डायनेमिक्स एंड मॉनसून्स आर एडिंग टू द अनसर्टेनिटी. तो जो इस भूभाग में, जियोपॉलिटिकल मतलब भूभाग, या तो जो हमारे खित्ते में या भूभाग में जो टेंशन है, जो समस्याएं हैं, तो भौगोलिक तनाव जो है, डोमेस्टिक ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स घरेलू विकास मुद्रास्फीति की जो गतिविधि है
जो डायनेमिक्स है ना, किस तरीके से ये फ्लक्चुएट हो रहा है, जो हमारा मुद्रास्फीति है, महंगाई दर है, और जो डोमेस्टिक ग्रोथ है मतलब घरेलू विकास दर है ना, एंड मॉनसून्स, और मॉनसून चूंकि इस बार लेट हो रहा है तो उससे खेती पे असर पड़ेगा और इवेंचुअली वो हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, इसमें अनिश्चितता में जोड़ रहे हैं कि ये कब तक ठीक ठाक होगा। मतलब जो दो चीज़ें आरबीआई बोल रहा है कि ठीक होगा, हम तभी रेपो रेट सॉरी इंटरेस्ट हाइक्स जो है उसको कम करेंगे, वो उसमें अभी हमें अनिश्चितता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स भी बहुत क्लियर नहीं है कि ये विकास दर कितना जाएगा या महंगाई दर क्या रहेगी, और मानसून अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसमें और अनिश्चितता बन रही है। एज सीन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज देयर इज नो इजी एंड क्विक वे टू टैकल इन्फ्लेशन। जैसा कि विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसमें देखा गया है, या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है कि मुद्रास्फीति को संभालने का कोई आसान और त्वरित तरीका नहीं है। देर इज़ नो ईजी, आसान और क्विक मतलब त्वरित या जल्दी का तरीका, वे टू टैकल इन्फ्लेशन, ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके, ऐसा कोई तरीका आसानी से उपलब्ध नहीं है। और ऐसा कहाँ देखा गया? एडवांस्ड इकोनॉमीज में, मतलब जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। कंट्रीज लाइक Canada and Australia, which paused in the past, resume repo hikes as inflation remains above target. तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो पहले अपना रेट को पॉज कर रखा था, जिन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक्स को पॉज कर रखा था, रोक रखा था, रिज्यूम्ड, फिर से शुरू कर दिया है ना। क्यों? क्योंकि रिज्यूम्ड रेपो रेट्स एज इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव टारगेट। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो महंगाई दर था वो उनके टारगेट से ऊपर था, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। द आरबीआई टू इज ऑन होल्ड प्राइमरीली टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ इट्स 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक सो फार। आरबीआई भी, द आरबीआई भी इज ऑन होल्ड, रोक रखा है, प्राइमरीली मतलब मौलिक रूप से क्यों रोक रखा है, या पहले नियर में ऐसा क्या लगता है क्यों रोक रखा है? ताकि टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ, टू एसेस मतलब मूल्यांकन करना, देखना, जांचना परखना, टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ, इसका प्रभाव किस चीज़ का, ऑफ इट्स 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक सो फार। तो अभी तक जिन्होंने 250 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है उसका मूल्यांकन करने के लिए ही इन्होंने अभी रेट हाइक को रोक रखा है, कि मूल्यांकन करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसा अभी हमारे इकोनॉमी में काम कर रहा है, और फिर पुनर्विचार करेंगे। Thursday's policy tone, though well balanced, is non-committal, retaining policy flexibility to strike back with rate hike if needed. तो जो बृहस्पतिवार को या जो गुरुवार को उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंसेस की या जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उसका जो टोन है वो क्या है? वेल बैलेंस है, मतलब बहुत ही स्थिर है। और वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब पॉलिसी को चेंज करने की, नीति को बदलने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या पावर है, उसको रिटेन करा है, मतलब रखा है अपने पास। क्यों? ताकि स्ट्राइक बैक कर सके, मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उस पर बदलाव कर सकते हैं, टू स्ट्राइक बैक है ना, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है विथ रेट हाइक्स इफ़ नीडेड। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेट हाइक करके इस पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ है कि अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ाहट नहीं करने के बावजूद भी गुरुवार की नीति जो है वो बहुत ही सार्थक सी लग रही है और गैर प्रतिबद्ध है ना, नॉन कमिटल, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा आरबीआई, बस वो देखना चाह रहा है कि हम अपने जो अभी तक के हमने 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं उसको एसेस करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो नीति को हम लोग बदलेंगे, ठीक है, और फिर ब्याज दर को हम बढ़ाया घटा सकते हैं। विथ द रेपो रेट एट 6.5% एंड फाइनेंशियल ईयर 24 प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन एट 5.1%, द रियल पॉलिसी रेट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। तो रेपो रेट 6.5% और वित्त वर्ष 2024 के पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति 5.1% है। प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति या पूर्वानुमानित महंगाई दर। तो रेपो रेट एट 6.5% एंड इन्फ्लेशन एट 5.1% फॉर दिस ईयर, द रियल पॉलिसी रेट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। तो इससे क्या है, वास्तविक नीति दर सकारात्मक दिख रही है। रियल पॉलिसी रेट, वास्तविक नीति दर सकारात्मक, पॉजिटिव, सकारात्मक दिख रही है। इन द वेक ऑफ अ ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड, ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड मतलब जितना उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा, है ना। इन द वेक ऑफ अ ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड
तो इस इस वेक में ना मामले या कह लीजिए मद्देनज़र, इन द वेक ऑफ मतलब जो हम उम्मीद से ज़्यादा इन्फ्लेशन में डिक्लाइन था, इन द वेक ऑफ अ ग्रेटर दैन एंटिसिपेटेड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन इन अप्रैल। तो अप्रैल में जो महंगाई दर गिरी थी वो कैसी थी, उम्मीद से ज़्यादा, मतलब इतना उम्मीद भी नहीं किया था आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने, उससे ज़्यादा गिरी थी। उसी के मद्देनज़र मार्केट्स एक्सपेक्टेड, उसी के मद्देनज़र बाजार ने ये उम्मीद किया था आरबीआई टू शिफ्ट इट पॉलिसी स्टैंड्स टू न्यूट्रल, कि आरबीआई जो है अपना पॉलिसी कैसा कर लेगी, न्यूट्रल कर लेगी, मतलब जो रेपो रेट उन्होंने हाइक किए थे उसको कम कर देगी, परंतु ऐसा नहीं किया। तो अप्रैल में मुद्रास्फीति में अपेक्षित से अधिक गिरावट के चलते बाजार ने आरबीआई से नीति को मध्यस्थ या न्यूट्रल बनाने की उम्मीद की थी। बट द सेंट्रल बैंक केप्ट इट अनचेंज्ड थैंक्स टू द विथड्रॉवल ऑफ 2000 रुपी बैंक नोट्स। लेकिन मुद्रास्फीति में कोई बदलाव नहीं किया बैंक ने, बट द सेंट्रल बैंक, लेकिन ये केंद्रीय बैंक केप्ट इट अनचेंज्ड, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, थैंक्स टू द इसका कारण क्या था, विथड्रॉवल ऑफ 2000 रुपी नोट्स, मतलब जो अभी 2000 रुपये के नोट को वापस लिए जा रहे हैं कि आप बैंक में जाके बदल सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसी के कारण से, चूंकि इससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में घट जाएगी, तो इस कारण से अपना आरबीआई ने अपना स्टैंस चेंज नहीं किया, अपना नीति में कोई बदलाव नहीं किया। Das noted that the average system liquidity was in surplus mode and could increase further as the 2000 rupee banknotes find their way back into the bank vaults। तो दास साहब जो गवर्नर आरबीआई, उन्होंने बताया कि लिक्विडिटी ज़्यादा, लिक्विडिटी मतलब रोकड़ा या कैश, है ना। सो दास नोटेड दैट द एवरेज सिस्टम लिक्विडिटी, तो जो सिस्टम में लिक्विडिटी होनी चाहिए औसतन उससे कहीं ज़्यादा है, वॉज इन सरप्लस मोड, मतलब उससे ज़्यादा है ना। एंड कुड इंक्रीज फर्दर, और ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्यों, एज द 2000 रुपी बैंक नोट्स, जैसे कि ये 2000 रुपये के जो बैंक नोट हैं या रुपए हैं, फाइंड देयर वे बैंक इनटू द बैंक वॉल्ट्स, जो कि अब फिर से बैंक के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसको या आरबीआई ने इसको वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो ये बैंक वॉल्ट्स मतलब बैंक के खजाने, वॉल्ट्स मैंने खजाना। तो इससे क्या है कि सिस्टम में जो लिक्विडिटी था, सिस्टम के पास मतलब आरबीआई या बैंकिंग सिस्टम के पास में जो कैश था रोकड़ा, वो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2000 रुपये पूरे के पूरे उठ करके बैंक के पास फिर से जा रहे हैं। So RBI retained its withdrawal of accommodation instance until inflation progressively aligns with the 4% target। इस कारण से RBI ने अपने नीति को, RBI retained its अपने नीति RBI retained its withdrawal of accommodation instance until inflation progressively aligns with the 4% target। तो withdrawal of accommodation stance मतलब the central bank was well aware that there was too much liquidity sloshing around the system and it needed to slowly start tightening it। तो इसका मतलब है कि आरबीआई ने क्या करा, इसीलिए अपना पॉलिसी चेंज नहीं किया अभी, क्योंकि ये क्या कर रही है, 2000 के नोट वापस दे रही है और तब तक टारगेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं करेगी अपने रेट्स में चेंज जब तक कि हमारा इन्फ्लेशन 4% पर नहीं पहुंच जाता है। और इससे सेंट्रल बैंक वेल अवेयर थी कि अभी सिस्टम में क्या है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है और इसको हम धीरे धीरे टाइट करेंगे। एज फॉर ग्रोथ आरबीआई वाज रादर अपबीट, रिवाइजिंग Q1 estimates upwards to 8% while retaining its annual forecast to at 6.5%, perhaps sensing growth pains during subsequent quarters। तो अगर हम विकास के प्रति बात करें तो आरबीआई बहुत ही उत्साहित दिखा, आरबीआई वाज रादर अपबीट मतलब बहुत उत्साहित था। रिवाइजिंग Q1 एस्टिमेट्स अपवर्ड्स टू 8%, तो उन्होंने Q1 के एस्टिमेट्स को, जो अनुमान था उसको कितना बढ़ा दिया, 8% कर दिया। वाइल रिटेनिंग इट्स एनुअल फोरकास्ट एट 6.5%, जबकि सालाना जो हमारा अनुमान है उसको कितना रखा, 6.5%। परहैप्स सेंसिंग ग्रोथ पैंस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, और ऐसा क्यों किया, परहैप्स संभवतः सेंस करते हुए, अर्थात ये महसूस करते हुए किस चीज़ को, ग्रोथ पैंस। तो क्योंकि अगले क्वार्टर्स में ना, मतलब अगले जो हमारा चूँकि फाइनेंशियल आकलन क्वार्टर के बेसिस पे होता है, तो ग्रोथ पैंजेस, तो अगले क्वार्टर्स में मतलब इस क्वार्टर के बाद जो क्वार्टर्स हैं उसमें ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा। तो
इस तिमाही में जो परेशानियां होंगी, जो आने वाली तिमाही है उसमें जो परेशानियां होंगी, उसको देखते हुए इन्होंने थोड़ा सा सालाना जो हमारा दर है उसको, वार्षिक अनुमान को कम रखा है। एडिशनली द गवर्नर acknowledged financial stability risks that may unfold due to the unprecedented pace of tightening in global policy rates। इसके साथ ही गवर्नर ने वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को स्वीकारा। द गवर्नर एक्नॉलेज्ड मतलब स्वीकारा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क वित्तीय स्थिरता की जो समस्याएं हैं, दैट में अनफोल्ड जो कि किस कारण से हो सकती है, दैट में अनफोल्ड जो कि सामने आ सकता है किस कारण से, ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड जो कि अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जो कि क्यों हो सकता है, ताकि अभूतपूर्व जो अभी ग्लोबल नीतियां में चेंज हो रही है ना, जो मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड को आप देखें तो जो अमेरिका चेंज कर रहा है, जो कनाडा चेंज कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया चेंज कर रहा है, तो उन सब के कारण से जो एक पेस ऑफ टाइटनिंग दिख रहा है ग्लोबल पॉलिसी रेट्स में, मतलब जो ग्लोबल पॉलिसी रेट्स है उसको जो टाइट किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे रेपो रेट्स वगैरह गिर रहे हैं, क्योंकि उधर पे भी इन्फ्लेशन था बट अभी धीरे धीरे यूएस में कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस सब का भी कुछ असर हो सकता है हमारे इकोनॉमी पे, और वो अप्रत्याशित होगा या उसके लिए आरबीआई अपने आप को तैयार कर रहा है। और उसी के लिए कहा जा रहा है कि एडिशनली द गवर्नर एक्नॉलेज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क्स दैट में अनफोल्ड ड्यू टू, तो बाकी सारे देशों में जो चेंजेस हो रहा है उसका जो असर हमारे पर पड़ेगा, तो वो कुछ नए प्रकार से हमें मिल सकता है, और उसी के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, खुद को रेडी कर रहा है। ऑन इन्फ्लेशन आरबीआई लोअर्ड फाइनेंशियल ईयर 24 फोरकास्ट ओनली मार्जिनली टू 5.1%। मार्जिनली मतलब बहुत कम, मतलब मामूली अंतर है ना। सो ऑन इन्फ्लेशन महंगाई पर या मुद्रास्फीति पर आरबीआई लोअर्ड फाइनेंशियल 24 फोरकास्ट ओनली मार्जिनली टू 5.1%। तो इन्होंने क्या करा, इस साल का फाइनेंशियल 24 मतलब वित्त वर्ष 24 के लिए अपने जो फोरकास्ट थे, इसके जो अनुमान थे, पूर्वानुमान, उसको 5.1% तक कम कर दिया। It means the price rise will remain above 4% every month throughout this fiscal। जिसका मतलब यह है कि मूल्य में वृद्धि हर माह इस वित्तीय वर्ष में 4% से ऊपर रहेगी। सो इट मीन्स द प्राइस राइज, मूल्य में वृद्धि या कीमत में वृद्धि, विल रिमेन अबव 4% एवरी मंथ थ्रू आउट दिस फिजिकल। तो इस वित्त वर्ष ये हर एक महीने 4% से ऊपर ही रहेगी। अप्रैल डेटा confirmed a broad based price decline including food and core inflation। तो अप्रैल में जो डेटा आया था वो क्या बताता है, a broad based price decline, मतलब व्यापक रूप से, ब्रॉड बेस्ड मतलब बहुत ही व्यापक रूप से प्राइस डिक्लाइन हुआ, मूल्य में गिरावट आई, इंक्लूडिंग फूड एंड कोर इन्फ्लेशन। किस किस चीज़ में, तो फूड में मतलब खाद्य पदार्थों में, और मूल सामान जो कोर इन्फ्लेशन जिसमें इंक्लूड होता है, जिसमें कि डायनेमिक्स को ऐड नहीं करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें ऐड नहीं होती कोर इन्फ्लेशन में जिसका मूल्य बहुत फ्लक्चुएट करता हो। तो जो मूल इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अप्रैल डेटा ने खाद्य और मूल मूल्य में समान गिरावट सहित एक व्यापक मूल्य गिरावट की पुष्टि की है ना। तो एक ओवरऑल डिक्लाइन था कॉस्ट में आइटम्स के इन द अप्रैल। येट द सेंट्रल बैंक रिमेन्स विजिलेंट परहैप्स बिल्डिंग इन अ बफर फॉर एनी एंटिसिपेटेड फूड प्राइस वॉलेटिलिटी। लेकिन उसके बाद भी, चूंकि अप्रैल का डेटा बहुत ही संतोषजनक था, उसके बाद भी केंद्रीय बैंक अपने आप को सतर्क रखना चाहता है। सेंट्रल बैंक रिमेन्स विजिलेंट मतलब वो बहुत ही चौकस है। परहैप्स संभवतः, बिल्डिंग इन अ बफर है ना, यह आश्वासन करते हुए, बिल्डिंग फॉर एनी एंटिसिपेटेड है ना, आश्वासन करते हुए फूड प्राइस वॉलेटिलिटी, कि अगर खाद्य मूल्य की अनिश्चितता रहती है या बदलाव होता है तो उसके लिए खुद को रेडी कर रहा है। और बफर मतलब एक ऐसा चीज़ जो आपको सडन शॉक से बचाता है, मतलब कोई एक अप्रत्याशित घटना हो गई तो आप उसके शॉक में ना जाएं, आपको उसकी बहुत पीड़ा ना हो, उसके लिए जो बचाता है उसको बोलते हैं बफर है ना। तो मतलब एक ऐसा टाइम जोन या एक ऐसा बफर क्रिएट करना जिससे हम इन चीज़ों को टैकल कर सकें इजीली, कि अगर बहुत वॉलेटाइल होता है प्राइस तो भी हमारे पास मैकेनिज्म होने चाहिए उसको हैंडल करने के। एज थर्सडेज policy confirmed, RBI is unlikely to take its foot off the rate hike pedal until it sees a durable reduction in headline inflation closer to 4%, which is unlikely in this fiscal। तो जैसा कि गुरुवार की नीति ने पुष्टि की है, RBI 2023 के एज थर्सडे पॉलिसी कंफर्म, जैसा कि गुरुवार की पॉलिसी ने कंफर्म करा या पुष्टि करता है, आरबीआई इज अनलाइकली टू टेक इट्स फुट ऑफ, मतलब आरबीआई ऐसा नहीं लग रहा कि वो अभी अपना पैर हटाएगा किस चीज़ से,
ऑफ द रेट हाइक पैडल, जो रेट हाइक का उनका पैडल है, मतलब जो रेट हाइक वो अभी करने के मुद्रा में थी लेकिन दिशा में थी, लेकिन 2 बार से रोका हुआ है, उससे भी पैर नहीं हटाएगा। क्यों? अंटिल इट सीज अ ड्यूरेबल रिडक्शन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन क्लोजर टू 4%। जब तक ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में गिरावट नहीं देखता है, कहाँ तक? अराउंड 4%, मतलब 4% तक जब तक नहीं देखता है गिरावट, तब तक ये उस पैडल से पैर नहीं हटाएगा। मतलब ये रेपो रेट को हाइक कर सकता है या बढ़ा सकता है। हाँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का एक माप है ना, कि टोटल मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कितनी है, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। विच इज अनलाइकली इन दिस फिजिकल, जो कि इस साल तो संभव नहीं दिख रहा है या इस वित्त वर्ष में संभव नहीं दिख रहा है। इट मीन्स रेट कट्स आर फर्मली आउट ऑफ द 2023 विंडो। इसका मतलब है कि 2023 में तो रेट कट नहीं ही होने वाला। ठीक है, सो दिस वॉज द न्यूज़ फॉर अस। So we'll go through the summary ones for this news, and then we'll see the tone of this article. So the summary says the RBI has extended the pause on rate hikes for the second time, with Governor Shaktikant Das stating that tightening measures will only be implemented after a durable reduction in inflation and a sustainable rise in growth and jobs, both of which are currently lacking. Geopolitical tensions, domestic growth inflation dynamics, and monsoons contribute to the uncertainty. Advanced economies like Canada and Australia have resumed rate hikes due to inflation remaining above target. The RBI is on hold to evaluate the impact of its previous rate hikes. The repo rate is at 6.5% and projected inflation for financial year 24 is 5.1%. The RBI retains its withdrawal of accommodation stance until inflation aligns with the 4% target. The central bank remains cautious about financial stability risk. So guys, पैसेज का या इस आर्टिकल का टोन देख लें. सो द टोन ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज कॉशियस एंड अनसर्टेन. There is a sense of uncertainty due to factors such as geopolitical tensions, domestic growth inflation dynamics, and monsoons. The RBI's policy tone is described as well balanced but non-committal, indicating flexibility for the potential rate hikes. Overall, the article reflects a cautious and uncertain outlook regarding the RBI's monetary policy decisions. So today I will not cover the words, but yeah, we'll go through the GK from the red news. So let's see. The first news that we want to cover is RBI. Like what is RBI and what are its capabilities in India, what it does normally. So RBI, Reserve Bank of India, जो कि भारत का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो भारत में हर प्रकार के वित्तीय लेखा जोखा और नियम का प्रबंधन करता है. इसका प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन. तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पॉलिसी बनाते हैं. रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी. और जो बैंकिंग सिस्टम भारत में है या जो फाइनेंशियल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं भारत में, उनके ऊपर निगरानी रखता है ताकि वो बहुत स्मूथली ऑपरेट कर सकें और इंटीग्रिटी के साथ ऑपरेट कर सकें. इशूइंग एंड मैनेजिंग द कंट्रीज करेंसी एंड रिजर्व्स. तो भारत के मुद्रा को इशू करता है, मतलब छापता है, और उसको बैलेंस करने के लिए अपने पास मैकेनिज्म्स रखता है. एक्टिंग एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, मैनेजिंग पब्लिक डेट एंड कंडक्टिंग गवर्नमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस. और ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, और जो कि पब्लिक डेट, चूँकि सरकार डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं करती, तो उनके बदले में जो ये सारे मॉनेटरी पॉलिसीज और बाकी सारे चेंजेस हैंडल करते हैं, वो कौन करते हैं? RBI. सो दिस इज द प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI. बेसिस पॉइंट क्या होता है? हमने देखा कि बेसिस पॉइंट, so a basis point BPS is a unit of measurement representing 100th of a percentage point. तो एक बेसिस पॉइंट मतलब 0.01%. तो अगर कोई बोलता है कि 50 बेसिस पॉइंट का बदलाव आया है या रेट इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कितना परसेंट हुआ है? 0.50%. क्योंकि एक बेसिस पॉइंट 0.01% है, तो उसको जब आप 50 से गुना करेंगे तो वो 0.50 हो जाएगा. Basis points are commonly used to express small changes in interest rate or bond yields with greater precision in financial discussion and analysis. तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम बात करते हैं कि रेट्स हाइक्स की, तो हम बेसिस पॉइंट में ही बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही मामूली बदलाव होता है. अगला पॉइंट हमारे लिए होगा रेपो रेट. सो द रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. इट इज ए टूल यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. तो क्या होता है कि
अब चूंकि बैंक को भी ऑपरेट करने के लिए हर दिन कैश चाहिए, क्योंकि आप जाते हैं बैंक कैश निकालते हैं या एटीएम से कैश निकालते हैं, तो बैंक कैश कहाँ से लाएगी, तो वो आरबीआई से लेगी। और आरबीआई किस क्यों कैश देगी, मतलब लोन देगी कि आप हमसे लोन लो, उसका एक फिक्स रेट होगा, दैट रेट इज रेपो रेट, जिसपे आरबीआई या सेंट्रल बैंक बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स को क्या करती है, लोन पे पैसा देती है, कैश देती है। और ये ऐसा क्यों भी करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। लेट से कि बहुत पैसा आ गया मार्केट में और बैंक आरबीआई चाहती है कि वो पैसा उसके पास वापस आए या उसको रोकना चाहती है मार्केट में, तो क्या करेगी, अपना रेपो रेट कम कर देगी, सॉरी अपना रेपो रेट ज़्यादा कर देगी, ताकि बाकी सारे बैंक्स पैसा आरबीआई से लेना, तो नहीं लेंगे तो जो लिमिटेड पैसा है वही मार्केट में फ्लो होगा, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कर्व होगा। रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं। द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो अब इसका रेपो रेट क्या होता है, जब जब सेंट्रल बैंक देती है लोन कमर्शियल बैंक्स को, अब उसका रिवर्स क्या है, रिवर्स रेपो रेट, मतलब अब कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन ले रही है, सेंट्रल बैंक लोन ले रही है। इट इज यूज्ड एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो अब क्या होता है कि आरबीआई को क्या चाहिए, आरबीआई को अगर पैसा निकालना है बहुत ज़्यादा बैंक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, तो क्या होगा, वो अपना इंटरेस्ट रेट बोलेगी कि हम बढ़ा के देंगे आपको पैसा। तो बैंक क्या करेगी कि ठीक है, वो मार्केट में दे, उससे अच्छा है आरबीआई को दे दे कि भाई आप हमको ज़्यादा पैसा दो, इसका ज़्यादा ब्याज दो, और उससे क्या होगा, लिक्विडिटी पे कंट्रोल होगा। अगला देख लेते हैं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइस। तो कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है या वो मुद्रास्फीति दर है या महंगाई दर है जो कि किस चीज़ को छोड़ के कैलकुलेट किया जाता है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो बहुत तेज़ी से बदलते हैं, उन चीज़ों को, जैसे फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो जैसे खाद्य पदार्थ या फिर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं या एनर्जी प्राइसेस हैं, वो बहुत जल्दी से बदलते हैं, उसको छोड़ करके जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो क्या है, कोर इन्फ्लेशन है। इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी। तो किसी अर्थव्यवस्था में कितना इन्फ्लेशन है उसका ये बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सटीक आपको असेसमेंट दे देता है, मतलब आकलन करके दे देता है। दूसरा हमारे लिए है रियल वर्सेस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो हम लोग जो पैसा कहीं लगाते हैं या कहीं से लेते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, इज द स्टेटेड इंटरेस्ट रेट विच डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। तो जैसे आपने बैंक में अपना एफडी कराया, तो वो क्या है, वो आपको क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देते हैं। अगर वो 5% पे फिक्स हुआ है, तो वो 5 साल 10 साल जितने के लिए भी आपको 5% ही मिलेगा। दैट मीन्स इन महंगाई कितना भी बढ़ता घटता रहे, उस रेट में बदलाव नहीं आएगा। तो वो क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लेता है। वाइल द रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, जबकि जो रियल इंटरेस्ट रेट है, जो वास्तविक इंटरेस्ट रेट है, वो क्या करता है, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो रेट भी बढ़ाएगा ताकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जा सके, है ना। मतलब जो इंटरेस्ट परसेंट था उसके आउटकम पे कोई असर नहीं आना चाहिए, किस चीज़ का, महंगाई का। एंड रिप्रेजेंट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड और पेड। और ये किस चीज़ का द्योतक है, ये द्योतक है या बताता है किस चीज़ को, कि परचेजिंग पावर कितना है उस इंटरेस्ट अर्नड का, है ना। द रियल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है वही असल में बताता है कि किसी चीज़ का दाम कैसे बढ़ रहा है और या रिटर्न कितना है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपने एक बार फिक्स कर लिया तो फिर तो फिक्स ही है, फिर तो महंगाई कितना भी बड़े फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो रियल है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, इसलिए एक सही मानक है चेक करने के लिए कि चीज़ों के दाम कैसे बढ़ रहे हैं या फिर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। A positive real interest rate indicates that the purchasing power of the money is growing, while a negative real interest rate means the purchasing power is decreasing. The real interest rate helps to assess the true profitability or cost of borrowing in an inflationary environment. So this was the GKGS part from today's news. So देख लेते हैं आज स्पेशल टुडे में क्या है। So 9th June is celebrated as Coral Triangle Day. ठीक है, ये क्या होता है भाई, टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ द ओशन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। मतलब समुद्री जीव या समुद्री व्यवस्था के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उसका रख रखाव और सुरक्षा के लिए एक अवेयरनेस को रेज, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, स्पेशली ऑन द कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल पे
द वर्ल्ड्स एपिसेंटर ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड का एपिसेंटर है ऑफ किस चीज़ का, मरीन बायोडाइवर्सिटी, मतलब समुद्री जैव विविधता का। एपिसेंटर होता है वो सेंटर जहां पर भूकंप की सबसे ज़्यादा तीव्रता महसूस की जाती है। तो या दैट वाज इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप it was useful and also added some value in your preparation and learning journey. Please like, share and subscribe, and also hit the bell icon to get the notification on any new video uploads. Let me know in the comments आपको वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक मुझे कंटेंट को बेहतर करने में और मुझे मोटिवेट करने में मदद करेगी। And also I have pinned the words and its Hindi meaning in the comments, so check that out. Thank you and धन्यवाद।